तो इंडोनेशिया के बाली में G20 समिट बुधवार दोपहर को खत्म हो गई। मेजबान इंडोनेशिया के राष्ट्रपति जोको विडोडो ने अगले साल के लिए अध्यक्षता हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सौंप दी है। प्रेसिडेंसी मिलने के बाद मोदी ने कहा कि दुनिया इस वक्त भारत की तरफ देख रही है, उसे हमसे उम्मीदें हैं। अगले एक साल के दौरान हम चाहेंगे कि G20 एकजुट होकर काम करे। बाली में मोदी ने अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन, फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक से बातचीत की। इस वर्ल्ड स्टेज पर भारत की अहमियत कितनी है, इसकी मिसाल मंगलवार को फर्स्ट सेशन के दौरान ही देखने को मिली थी। दरअसल मोदी अमेरिकी राष्ट्रपति को देख नहीं पाए थे और वो सीट से उठकर दूसरी तरफ जा रहे थे। तभी यूएस प्रेसिडेंट ने उन्हें पुकारा और फिर दोनों गर्मजोशी से मिले। इमैनुअल मैक्रों भी वहां पहुंचे और कुछ देर तक तीनों नेता बातचीत करते हुए दिखाई दिए। इसके बाद ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री ऋषि सुनक और मोदी की मुलाकात 2 बार हुई। मंगलवार को अनौपचारिक तौर पर मिले तो बुधवार को औपचारिक बातचीत हुई। ब्रिटेन ने लगे हाथ ऐलान कर दिया कि 3000 भारतीयों को नए वीजा जारी करेंगे। तो मंगलवार रात G20 की परंपरा के मुताबिक मेजबान इंडोनेशिया के राष्ट्रपति जोको विडोडो ने डिनर होस्ट किया। यहां ग्रुप 20 के तमाम राष्ट्राध्यक्ष मौजूद रहे। इसी दौरान मोदी और चीन के राष्ट्रपति आमने सामने हुए तो दुआ सलाम भी हुई। गलवान झड़प यानी करीब 3 साल के बाद दोनों नेताओं की ये पहली मुलाकात थी। खास बात यह है कि 15 और 16 सितंबर को मोदी और जिनपिंग SCO समिट में एक ही छत के नीचे तो जरूर थे, लेकिन तब दोनों की आंखें तक नहीं मिली थी। ये जानकर ब्रह्म मुनि जी हमारे साथ जुड़ गए, उनसे बातचीत करते हैं। सर, ये 2 दिन का बाली में जो समिट रहा, इसमें हमने देखा कि मोदी चारों तरफ छाए हुए रहे। खास बात यह है कि अगले साल समिट की मेजबानी भारत को मिली है, जो कि भारत के हर नागरिक के लिए गौरव की बात है। इसे आप कैसे देखते हैं? देखिए रितु जी, कोरोना के बाद दुनिया में जो मंदी आई है, दुनिया में बहुत सारे जो राष्ट्र अपनी आर्थिक हितों को की संरक्षण करने में नाकाम रहे हैं, ऐसे राष्ट्रों के लिए भारत जैसा महान लोकतांत्रिक राष्ट्र आशाओं का प्रतीक है। भारत इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि दुनिया की बहुत बड़ी आबादी भारत में रहती है। भारत इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि व्यापार की दृष्टि से भारत बहुत महत्वपूर्ण राष्ट्र है। लोकतांत्रिक राष्ट्र तो है ही, धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। कुल मिलाकर भारत की छवि एक ऐसे राष्ट्र के तौर पर है जहां पर व्यापार को बहुत अच्छे से संचालित किया जा सकता है, और यही कारण है यह प्रतिबिंबित हुआ। देखिए, आप G20 की जो समिट हुई बाली में, उसमें आपने देखा कि जो बाइडेन है वो कैसे आगे बढ़ के मोदी के पास आते हैं। जो ऋषि सुनक है वो मोदी जी से इसलिए बात करना उनकी मजबूरी हो जाती है क्योंकि ब्रेक्जिट के बाद ब्रिटेन में राजनीतिक उथल पुथल मच गई और ब्रिटेन जो है अपने इतिहास की सबसे बड़ी आर्थिक मंदी से जूझ रहा है, और उसे अब ब्रेक्जिट के बाद उसके दुष्प्रभाव को कम करने के लिए भारत के साथ वो मुक्त व्यापार समझौता करना चाहता है। जाहिर सी बात है कि ब्रिटेन हो, चाइना हो, अमेरिका हो, इंडोनेशिया हो, तुर्की हो, चाहे जो भी राष्ट्र हो, यदि उनको अपनी आर्थिक हितों का संरक्षण करना है तो भारत उनके लिए एक बहुत बड़ा बाजार है। और जबकि भारत के पास अगले साल जब भारत में G20 समिट होने वाली है तो भारत जिस प्रकार से नियंत्रण और संतुलन के आधार पर कूटनीति का परिचय दे रहा है, उससे स्पष्ट होता है कि भारत तमाम महाशक्तियों के बीच समन्वय स्थापित करके इस दुनिया में न केवल युद्ध को समाप्त कर सकता है लेकिन व्यापार का एक बेहतर माहौल भी बना सकता है। यही कारण है कि दुनिया भारत की ओर देख रही है, और मोदी जी को जिस प्रकार से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर महत्व मिला है, बिल्कुल अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत को महत्व मिला है, ये एक बड़ी अच्छी बात है। अलूनी जी, आपसे ये भी समझना चाहूंगी कि ब्रिटिश PM ऋषि सुनक जो कि भारत और ब्रिटेन के रिश्ते को ऊंचाइयों पर ले जाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि देखिए यही एक बात देखने को मिली कि ऋषि सुनक ने भारतीयों के लिए 3000 वीजा जारी करने की बात कही है। नहीं, देखिए जो ऋषि सुनक है वो भारतीय जरूर है, लेकिन भारत को महत्व देना सिर्फ उनके भारतीय होने के कारण नहीं है, वरन उनकी आर्थिक मजबूरियां हैं जो पिछले कुछ सालों में, पिछले 5-6 सालों में जो ब्रिटेन में आर्थिक उथल पुथल हो रही है, उसी के कारण वहाँ बार बार प्रधानमंत्री बदल रहे हैं। और बार बार प्रधानमंत्री बदलने के कारण क्या हुआ है
कि ब्रेक्जिट के बाद यूरोपियन संघ से जो अलग हुआ ब्रिटेन, और उसके जो आर्थिक दुष्परिणाम इतने आए वहां पर कि वहां की राजनीतिक व्यवस्था अस्त व्यस्त हो गई। अब भारत के पास साथ यदि मुक्त व्यापार समझौता होता है तो इसका फायदा न केवल ब्रिटेन को मिलेगा लेकिन भारत को भी मिलेगा, और इससे ब्रिटेन की राजनीतिक व्यवस्था जो है मजबूत होगी। ऋषि सुनक को इसका फायदा मिलेगा। यही कारण है कि ऋषि सुनक ने भारतीयों को वीजा देकर यह संदेश दिया है कि हम भारत के साथ मजबूत संबंधों के लिए तैयार हैं। वो भी तब जबकि ऋषि सुनक की एक जो मंत्री है वो भारत के खिलाफ बयान दे चुकी थी, लेकिन उसके बावजूद अब यह देख रहे हैं ऋषि सुनक ने जो कहा वो मजबूत रिश्ते की बात कर रहे हैं। यहाँ पर एक आखिरी सवाल इस मुद्दे पर आपसे ये लेना चाहूंगी कि गलवान झड़प के 3 साल के बाद मोदी और चीन के राष्ट्रपति के बीच आज दुआ सलाम हमें जरूर देखने को मिला, तो क्या लगता है रिश्ते सुधरेंगे? साथ ही साथ ये भी एक बड़ा सवाल है कि अगले साल भारत मेजबानी करने वाला है, तो क्या अगले साल जिनपिंग भारत आएंगे? नहीं, देखिए बड़ा दिलचस्प सवाल किया रितु जी। शी जिनपिंग तीसरी बार देश के राष्ट्रपति भले ही बन गए हो, लेकिन कम्युनिस्ट पार्टी में उनकी जो उनका रुतबा है वो पिछले दिनों से कम देखने को मिला है। और यही नहीं, कोरोना के बाद जो विरोध है धीरे धीरे चाइनीज लोग जो विरोध है, जनरली कम्युनिस्ट राष्ट्र में विरोध देखने में नहीं आता, लेकिन चीन के लोग उनका विरोध करने लगे। ऐसे में अब जो शी जिनपिंग भारत के साथ बेहतर संबंधों को बनाकर न केवल शांति का संदेश देना चाहते हैं लेकिन कम्युनिस्ट पार्टी में अपनी स्थिति मजबूत करना चाहते हैं, और इसका परिणाम आप देखेंगे कि जो भारत चाइना की सीमा है वहां पर शांति होगी और हमारे जो आर्थिक संबंध है पुनः चाइना से मजबूत होंगे। बिल्कुल। अलूनी जी आप बने रहिए मेरे साथ, दोबारा मैं आपके पास लौटूंगी। तो फिलहाल हम बढ़ते हैं आगे और यहाँ पर दर्शकों को G20 समिट जो 2 दिन चला था उससे जुड़ा हुआ एक और अपडेट, एक और खबर दर्शकों तक पहुंचा देते हैं। तो देखिए अगले साल समिट की मेजबानी तो हमें मिल ही गई है और G20 में भारत का डंका बजा है। तो G20 के मंच पर कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच तकरार देखने को मिली। दोनों ही देशों के नेताओं ने जो मुलाकात की थी वो बातचीत लीक हो गई। इस बात से चीनी राष्ट्रपति खासा नाराज हो गए और जब वे जस्टिन ट्रूडो से मिले उन्होंने 2 टूक कह दिया कि ऐसा नहीं होना चाहिए था। इस संबंध में एक वीडियो भी सामने आया है जिसमें चीनी राष्ट्रपति जस्टिन को कह रहे हैं कि ये ठीक नहीं था, इस प्रकार से बातचीत नहीं की जा सकती है। अब शी जिनपिंग की इस नाराजगी पर तुरंत जस्टिन का भी जवाब आ गया। उन्होंने कहा कि कनाडा में हम हमेशा से ही खुलकर बात करने में विश्वास रखते हैं, आगे भी वो जारी रहने वाला है, आगे भी साथ काम करेंगे, लेकिन कई मुद्दे होंगे जिन पर शायद हम सहमत न हों। तो अलूने जी हमारे साथ लगातार बने हुए। अलूने जी, इस झगड़े को भी आपसे समझना चाहेंगे, इसके क्या कुछ मायने हम निकाले, इस झगड़े को आप किस रूप में देखते हैं और जब अगले साल ये समिट होगा तो क्या लगता है कि फिर से कोई अप्रिय स्थिति बन सकती है? देखिए कनाडा जो है वो विविधता का को स्वीकार करने वाला एक ऐसा राष्ट्र है जहां पर दुनिया के बहुत सारे लोग बसते हैं। हम जानते हैं कि भारत के बाद सबसे ज्यादा जो सिख है वो कनाडा में बसते हैं, लेकिन भारतीयों के इतर कनाडा के चुनाव में इस बार ये आरोप लगे थे कि जो चाइनीज मूल के लोग वहां पर रहते हैं या जो चीनी व्यापारी रहते हैं वो चुनाव जीत जाए, इसके लिए चीन की ओर से बाकायदा फंडिंग की जा रही है। जस्टिन जो ट्रूडो है वो इसी बात से नाराज थे और वो उन्होंने न केवल सार्वजनिक तौर पर इसका विरोध किया था लेकिन वैश्विक तौर पर भी उसका विरोध किया। और देखिए ये दुनिया में बहुत बड़ा संदेश है कि जब भारत जैसे जो भारतीय मूल के जो लोग हैं, ऋषि सुनक जैसे जो लोग हैं, उनको किसी देश का राष्ट्राध्यक्ष बनने पर का मौका मिलता है, वहीं चीनी मूल के जो लोग हैं वो इतने संदेहास्पद दृष्टि से देखे जाते हैं कि उनको किसी राष्ट्र के लिए खतरा समझा जाता है। और इसीलिए ट्रूडो की जो नाराजगी वो उभर कर आई है और चीन को यह एक सबक है। देखिए यहाँ पर मैं एक बात और महत्वपूर्ण कहना चाहूंगा कि चीन के मामले में फिलीपींस के राष्ट्रपति ने कहा था कि चीन को जितना दबाओ उतना दबता है, मतलब चीन को दबाने के लिए हमको 2 कदम आगे बढ़ाना ही पड़ेगा। और ट्रूडो ने उसी नीति पर चले जो चीन को उन्होंने आक्रामक तरीके से जवाब दिया। और निश्चित तौर पर इसका प्रभाव ये होगा कि आने वाले समय में यूरोप के बहुत सारे जो राष्ट्र हैं जो चीन के कर्ज से दबे हुए हैं वो भी चीन के विरोध में उतर सकते हैं।
चलिए बिल्कुल जी। अलूने जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। चाहे वो मेजबानी की बात हो या फिर अगले साल जिनपिंग भारत आएंगे या फिर नहीं, एक बड़ा सवाल या फिर झगड़े की बात की जाए, सभी पहलुओं को आपने बहुत ही अच्छे तरीके से समझाया। बहुत बहुत शुक्रिया आपका एक बार फिर से।